गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EAFM, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा, बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस बजटिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इस समय देखिए, अपन ने बजट के बारे में पहले भी बात की थी, पुनः आपसे बजट के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, पर्टिकुलर लॉसेस बजट्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब कुछ अन्य बजटों के बारे में आपसे बात करेंगे। मैंने जैसा कि बताया था कि बजट होते हैं, उनका वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ बजट्स किस प्रकार है। एक अगला चीज आ रही है कि क्रियाशीलता के आधार पर बजट कितने प्रकार के होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर बजट दो प्रकार के होते हैं, एक तो मास्टर बजट और दूसरा सहायक बजट। मास्टर बजट और सहायक बजट। जबकि अन्य बजट की जो बात करते हैं कि अन्य बजट कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, आधिक्य बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, मानव संसाधन बजट, प्रगतिशील बजट, अनुपूरक बजट, ये सब बजट भी हमको देखने होंगे। ये टाइप्स ऑफ बजट्स में ये भी आते हैं। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है इस समय वो क्रियाशीलता के आधार पर बजट की बात है, तो मास्टर बजट और सहायक बजट है। चलिए, मास्टर बजट किसे कहते हैं इसके बारे में बात करती है। देखिए, सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किए जाने वाले बजट को मास्टर बजट कहते हैं। इसे हम सारांश बजट भी कहते हैं। जितनी भी कंपनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें अगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सारी क्रियाओं के आधार पर कोई बजट तैयार किया जाता है तो उसे हम मास्टर बजट के नाम से जानते हैं। अब मास्टर बजट के संबंध में कि दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण के अनुसार तो बजटेड लाभ हानि खाता, मैं बोल रहा हूं बजटेड लाभ हानि खाता, और दूसरा स्थिति विवरण या चिट्ठे को ही मास्टर बजट कहते हैं। आपने जो लाभ हानि खाता है बजटेड, और स्थिति विवरण है वही आपका मास्टर बजट है। लाभ हानि खाता बजट अवधि के लिए अनुमानित लाभों को दर्शाता है, पता है सबको, प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाता है। जबकि स्थिति विवरण अवधि के अंत में संपत्ति एवं दायित्वों को दर्शाता है। लाभ हानि खाता व चिट्ठा दोनों का संबंध ही संपूर्ण व्यवसाय से होता है। अतः समस्त क्रियाएं, सभी व्यवसायिक क्रियाएं इन दोनों के अंदर समावित हो जाती है। अतः इसे हम मास्टर बजट कहते हैं। तो पहला दृष्टिकोण क्या हुआ? पहला दृष्टिकोण ये हुआ कि बजटेड लाभ हानि खाता एवं बैलेंस शीट ही मास्टर बजट है। जबकि दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, दूसरा दृष्टिकोण हमें ये बोलता है कि मास्टर बजट का व्यापक दृष्टिकोण है। उसके अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार पहले व्यवसाय के सभी विभाग अपने अपने विभाग के लिए विस्तृत बजट तैयार करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से अपना अपना बजट तैयार करते हैं। फिर उन सभी बजटों के आधार पर एक सारांश सम्मिलित बजट तैयार किया जाता है, जिसे हम मास्टर बजट कह सकते हैं या मास्टर बजट कहा जाता है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का बजट तैयार हो गया, उन सबको अगर आपने कंसोलिडेटेड कर दिया तो मास्टर बजट कहलाता है। इस प्रकार मास्टर बजट बजट अवधि की पूरी योजना को चित्रित करता है, डायग्राम करता है पूरी योजना को। विभागीय बजट संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा बनाया जाता है। सबको पता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आपका विभाग का बजट बनाता है, और उन सभी संक्षिप्त विवरण मास्टर बजट के रूप में बजट अधिकारी बजट समिति के सहयोग से तैयार करता है। जो बजट ऑफिसर है, वो जिसके मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर उसको तैयार कर देते हैं। बजट अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मास्टर बजट का पहले बजट समिति अनुमोदन करती है। इसके पश्चात अंतिम अनुमोदन के लिए मास्टर बजट संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संचालक मंडल के अंतिम अनुमोदन के बाद इसे क्रियान्वयन एवं नियंत्रण के लिए उस प्रबंधकों को सौंप दिया जाता है तथा इसकी एक एक प्रति सभी विभागों को भेज दी जाती है। जब प्रति मिल जाती है
तो विभागाध्यक्ष उस अपने विभाग से संबंधित जितना भी खर्चा है, जितना भी व्यय है, उसको करने के लिए वो ऑथराइज हो जाता है। इस प्रकार मास्टर बजट में बजट अवधि से संबंधित समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का समावेश हो जाता है। अब बात करते हैं कि मास्टर बजट के लाभ क्या है। देखिए, संपूर्ण व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाती है। सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका खर्चा कितना होगा, उस सारों के बारे में आपको बस जानकारी होती है। सभी विभागों में समन्वय द्वारा व्यवसाय के संचालन का लाभ। तो प्रॉफिट लेना है आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी में, तो सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और वित्त एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो वित्त का अगर कोऑर्डिनेशन है तो डेफिनेटली व्यवसाय को लाभ मिल जाता है। बजट निर्माण में सभी का सहयोग हो जाता है। उत्पादन में है, कोई जितने भी है, सबका अपना अपना सहयोग हो जाता है, जिससे कि वो कंपनी आसानी से चल सके। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता का लाभ। इस तरह बजट बनते रहते हैं और निरंतर रहती है और लाभ होते हैं। भावी व्यवसायी लाभ की जानकारी संभव है। क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में संभव है। देखिए, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट ज्यादा खर्च कर रहा है और उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा बजट अधिकारी, उस बजट की राशि को कम कर देगा। जब बजट की राशि को कम कर देगा तो वो डिपार्टमेंट उतनी राशि को व्यय नहीं कर पाएगा। व्यय नहीं कर पाएगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। सभी कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन का आधार है। सही बात है। क्यों बजट राशि का जितना उपयोग कर रहे हैं, उसके प्रतिफल के रूप में जितना उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, उससे हम पता चलता है कि कर्मचारी अपना कार्य सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बजटीय निर्णयों में सहायक होता है। चलिए आप बात करते हैं कि मास्टर बजट की दो सत्वर सीमाएं क्या है। मास्टर बजट की जो बात करते हैं, लिमिटेशंस क्या है या डिसएडवांटेज क्या है। लघु व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त। देखिए, कोई एकल व्यवसायी है, एकल व्यवसाय के लिए आप क्रय विभाग अलग कर दें, विक्रय विभाग अलग कर दें, विज्ञापन विभाग अलग कर दें, संभव है नहीं। एकाकी व्यापार के लिए तो एक ही मालिक है, वही एकाकी व्यापारी, उसका स्वामित्व है, वो एक साझेदार है, वो नियंत्रक है, उसी के पास सारा बजट हैंडल होते हैं। तो लघु व्यवसाय के लिए ये मास्टर बजट बनाना उपयुक्त नहीं है। अत्यधिक श्रम व समय की बर्बादी। देखिए, अत्यधिक श्रम, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाएगा तो निश्चित रूप से टाइम वेस्ट होगा। और मैन पावर, श्रम जितने भी लोग हैं उसमें, देखिए हर कमेटी बनाएगा, हर डिपार्टमेंट अपनी कमेटी बनाएगा, उसमें 4-5 आदमी लेगा, 4-5 आदमी उस काम को करेंगे, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट के 4-5, इस तरह हर व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट करके आपका बजट बनाता है, फिर वो बजट समिति को प्रस्तुत करता है। तो निश्चित रूप से अत्यधिक समय एवं श्रम की बर्बादी होती है। व्ययशील है। व्ययशील इसलिए है क्योंकि प्रत्येक खर्चा आएगा आपका बजट बनाने के लिए, अधिकारी रखने पड़ेंगे, अधिकारी रखेंगे, प्रिंटिंग का पेपर का खर्चा है, आपके अन्य खर्चे हैं, मीटिंग्स के खर्चे हैं। तो ये एक मास्टर बजट एक व्ययशील है, ये इसकी लिमिटेशंस है। मास्टर बजट व्यवसाय के समस्त विभागों की व्यवसायिक क्रियाओं का एक सारांश बजट होने के कारण इसका निर्माण सभी विभागों में किया जाता है, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो। देखिए, जब बात करते हैं मास्टर बजट का निर्माण या प्रारूप किस तरह का होगा, तो मास्टर बजट एक तो होता है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर, और दूसरा होता है बजटेड बैलेंस शीट के आधार पर। तो देखिए, मैं आपके सामने दो चीजें लेके आ रहा हूं, आप देखिएगा प्रारूप में आपके स्क्रीन पे आ रही है। पहले ये दोनों चीजें हैं, मास्टर बजट के प्रारूप किस प्रकार किया जाता है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बजटेड बैलेंस शीट। आपके सामने आ गया बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आप इसको बड़ा कर लीजिए, आपको देखने में आसानी रहेगी। देखिए, हम करते हैं एक तरह तो पर्टिकुलर्स, दूसरा बात करते हैं बजटेड पीरियड, तीसरी बात करते हैं प्रीवियस पीरियड। एक सेकेंड, हाँ आपके सामने आ गया। अब आया आपको बैलेंस शीट वाला, आपके सामने आ गया था। आप देखिए,
पहले बैलेंस शीट का लग गया है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा था मैं आपसे कि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा होता है बजट पीरियड का, तीसरा होता है प्रीवियस पीरियड का। नेट सेल, इसको बड़ा कर लीजिए, आपको दिख जाएगा आसानी से। देखिए नेट सेल, सेल्स के अंदर से सेल्स रिटर्न आपको लेस करनी है। लेस करने के बाद जो बजटेड पीरियड है उसमें राशि लिख देनी है, और प्रीवियस वाले की आपको राशि लिख देनी है। अब इसके अंदर से सेल्स के अंदर से आपको क्या घटाना है? मैन्युफैक्चरिंग घटानी है, कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब कर दिया आपने। सेल्स में से अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दिया तो आपके सामने जो नजर आ रहा है, चाहे प्रीवियस ईयर का हो चाहे प्रेजेंट बजट वाली बात की हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या किया? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने उसमें घटा दिया। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी हम उसमें से घटा देंगे। ये दोनों आपने घटा दिए, तो उसके बाद जब करते हैं हम उसका टोटल करते हैं, दोनों घटाने के पश्चात ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप घटा देंगे। अगर ये घटा दिया आपने तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आप नॉन ट्रेडिंग इनकम जोड़ देते हैं, जो व्यापार से संबंधित आय नहीं है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तथा जो व्यापार से संबंधित खर्चे नहीं है उसको घटा दिया जाए, तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स घटा देंगे तो आपके सामने क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करेंगे? इतनी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने राशि आ गई, चाहे करंट बजट की बात कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, आपके सामने आ गई है। अब इसमें से अगर हम प्रॉफिट जिन जिन का हिस्सा उनको दे दिए जाए, यानी डिविडेंड दे दिया जाए, शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए और रिजर्व में रख लिया जाए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट के हिस्से में से अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए और उसके अंदर में से ही प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? रिजर्व्स के लिए कुछ अमाउंट रख लेंगे, तो जो राशि बचती है वो हमारा लाभ होगी, वो हो गया हमारा सरप्लस। इसके अंदर एक वर्किंग नोट मैं आपको बता देता हूं। देखिए वर्किंग नोट के अंदर क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ मटेरियल, उसके लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज को जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो आपके सामने क्या जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाँ, ये सीट्स आपके सामने आ गई है आपके सीट पे। बजटेड बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि आपको पता है कि निश्चित अवधि की निश्चित तिथि को आप अपने व्यवसाय की स्थिति बजटेड बैलेंस शीट के नाम से देख सकते हैं। आपको पता होता है कि एक तरफ आपके पास क्या होता है, एक तरफ आपके पास लायबिलिटीज होती है, दूसरी तरफ क्या होता है? आपके पास असेट्स होती है। तो हमें एक विवरण की स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट के रूप में हमने आपको शो किया है, वही पर्टिकुलर्स, बजटेड पीरियड और प्रीवियस पीरियड। देखिए सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं, आय के स्रोत क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स फंड होता है। शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन सी होती है? शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। इसको हमने टोटल ए का नाम दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं? लॉन्स लेते हैं हम। लॉन्स के अंदर क्या करें? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो सिक्योर्ड लोन है जिसके लिए कंपनी अपनी कुछ जमानत के रूप में रखती है बैंक के पास, और जिन जमानत के रूप में कुछ भी नहीं रखती राशि, वो इनसिक्योर्ड लोन है। इसको हमने टोटल बी का नाम दिया। अगर हम टोटल ए प्लस टोटल बी कर देते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे उसकी राशि आ जाएगी, कितनी अवधि कितनी राशि थी। इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फंड्स किस किस रूप में? फिक्स एसेट्स के रूप में है और करंट एसेट्स के रूप में है। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आती है, प्लांट एंड मशीनरी आती है, फर्नीचर फिक्चर्स आते हैं और अदर एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स में शामिल करते हैं। इसको हमने टोटल ए का नाम दे दिया। इन्वेस्टमेंट आप जानते ही हैं, कोई पूंजी जो भविष्य कोई पूंजी जो दीर्घ काल के लिए किसी अन्य जगह इन्वेस्टमेंट की जाती है, अन्य जगह लाई जाती है, जिससे कि हमारे व्यवसाय को पुनः उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, पुनः उससे ज़्यादा विनियोग के रूप में राशि प्राप्त हो सके। पुनः राशि जो राशि लगाई है पूंजी लगाई उससे ज़्यादा प्राप्त होती है, दीर्घकाल की लगाई जाती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
इसको हमने बी का नाम दिया। अब बात करते हैं सी के रूप में करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर तो आप जानते ही हैं कौन कौन सी चीजें होती है, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और अदर करंट असेट्स। ठीक है, इसे हमने दिया टोटल सी का नाम दिया। अब करंट लेस करेंगे अब इसमें से, ये सब आपने क्या करा, ए बी इन सबको जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने करंट लायबिलिटीज को घटा दिया। देखिए आप ध्यान रखिए, जो ए का आपने टोटल बनाया था वो, बी का जो टोटल बनाया था वो, सी का टोटल बनाया था वो, ठीक है, ये सब आपने टोटल अलग अलग बनाते चलिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर करंट लायबिलिटीज है। इन सबको आपने टोटल डी का नाम दे दिया, टोटल ए बी और टोटल डी। अब नेट करंट असेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है, नेट करंट असेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो हम टोटल सी में से माइनस डी कर देंगे। जो लायबिलिटीज के ऊपर जो कॉलम है टोटल डी का, और जो आपको दिख रहा है करंट असेट्स वाला कॉलम टोटल सी का, इस सी में से अगर डी को लायबिलिटीज में से घटा देंगे तो आपके पास ई कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने ई का नाम दे दिया। अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ और एडजस्टेड, इसे हमने एफ का नाम दिया। अब बात करते हैं ए बी प्लस ई प्लस एफ करके हम उसका टोटल लगा देंगे और हमारा ये बजटेड बैलेंस शीट का मास्टर बजट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।